सभी को हमारे अपने YouTube चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम लाए हैं CET का 2019 का दिसंबर में जो पूछा गया था वो मैथ का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 ब्रांड A, B तथा C के पेन क्रमशः 10, 12 एंड 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहाँ पर कह रहा है कि 3 ब्रांड A, B एंड C है जिसमें 10 क्रमशः 10, 12 एंड 24 पैकेटों में उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि एक पैकेट में 10 पेन है और दूसरे ब्रांड बी में 12 है और तीसरे में 24 है। ठीक है, तो कहना है कि कितने पैकेट खरीदें ताकि पेन जो है इक्वल सभी में हो जाए। ठीक है, न्यूनतम। तो यहाँ पर देखेंगे A, B एंड C, इसमें 10 है, इसमें 12 है, इसमें 24 है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसमें सभी इक्वल हो जाए। फर्स्ट है 10, अगर रखेंगे इसमें तो ये 100 हो जाएगा। एक पैकेट में 10 पेन है तो 10 पैकेट लेंगे तो 100 पेन हो जाएगा। ये हो जाएगा। इसमें 12 पैकेट लेने का रहा है तो ये तो इक्वल नहीं होगा, ये 100 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 5 है, 50 हो जाएगा ये ए वाले में, ये भी नहीं हो सकता। अगला है 10, फिर से 100 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर ए को 10 पैकेट लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, बी को 5 ही है तो 60 ही हो जाएगा ना पेन, हमें तो इक्वल करना है। नेक्स्ट है 12, 10 एंड 5, इसमें 12 से मल्टीपल करेंगे, इसमें 10 से, इसमें 5 से, तो क्या इक्वल नहीं होगा। 120 ये भी हो गया, 120 पेन ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पर कहा था सबसे न्यूनतम संख्या, यानी कि सबसे कौन सी छोटी संख्या हो ताकि पैकेट इक्वल हो जाए, पैकेट में पेन इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उतना एक एक करके चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी। जैसे कि आप देखें 24 पैकेट एक पैकेट में था, तो जो सबसे कम संख्या से मल्टीपल रहेगा, कम संख्या होगा बी सी में, उसी को रखेंगे। तो उससे कम संख्या ये दोनों तो ऑटोमेटिक छट जाता है, ये, और बच गया आपका सी एंड डी, लास्ट वाले 1 वाले एंड फिर बी वाले में कम होना चाहिए, तो ये बी वाले से ए वाले से ये ज़्यादा था। ठीक है, ऐसे ऑप्शनली भी चेक कर सकते थे, आपको पता चल जाता आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है एक वर्ग के 4 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। द साइड ऑफ a square is 4 centimeter, it is cut into 4 equal squares, what is the area of each small square। यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। भुजा वर्ग की चारों भुजा सेम ही होती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसे एक भुजा है, वर्ग है सॉरी, जो 4 सेंटीमीटर है। आगे कहा इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। 4 बराबर यानी कि 4 टुकड़ा में कर दिया है इस तरह से। फिर आगे क्या कहा, प्रत्येक वर्ग का जब 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिए तो प्रत्येक वर्ग का पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये वर्ग बना, राइट। तो
इस भुजा का ये जब यहाँ से आधा होगा तो ये टोटल कितना है 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है, तो वर्ग की भुजा कितना आ गई 2, राइट। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर यानी वर्ग भुजा का स्क्वायर 4 यानी कि 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, जो छोटे छोटे वर्ग बने। ठीक है, उसी वही पूछ रहा है कि स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। ओके, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, यानी कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। तो ऐसा तो नहीं है, जैसे कि अभाज्य पहली अभाज्य संख्या कौन सा है 2 है, 3 है, 5 है। तो क्या ये 2 विषम संख्या है? बिल्कुल नहीं, यानी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है आपका, यानी कि ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। सही बात है, अनेक हैं। अगला है अभाज्य संख्याएं केवल दो गुणनखंड होते हैं। सही बात है, जैसे कि यहाँ पर आपका 5 ही है, 5 के कितने गुणनखंड होंगे? एक गुना 5, एक 5 गुना 1, बस। तो ये भी सही बात कह रहा है सेकेंड थर्ड नंबर। अगला है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं। एक अंक यानी कि जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं आपको, ये 7 के बाद अगली कौन सी होगी? 11 होगी। तो यानी कि 11 2 अंकों वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4, ये भी सही बोला। यानी कि आपका हमें चूज करने के लिए कहा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। ठीक है, राइट। तो आपका आंसर स्टेटमेंट कौन सा गलत था? फर्स्ट वाला, कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या नहीं होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है ए नंबर डेट डिविजेबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज। यहाँ पर कह रहा है कि वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं में विभाजित होगी निम्नलिखित में से है। यहाँ पर कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, चारों में से कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक की संख्या सभी संख्याओं से डिवाइडेड है। ठीक है, तो 1 से 10 तक पहले हमें देखना है कि पहले 10 तक है, तो यानी कि 2 से 5 से डिवाइडेड होना चाहिए। 2 और 5 से डिवाइडेड होने के लिए आपको लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन तो छट गया आपका, राइट। फिर अगला आता है आपका 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होने के लिए संख्याओं का योग 3 से डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो छट गया आपका 10 भी 100 भी, क्योंकि 3 से तो डिवाइड नहीं होगा 1 1। आपका लास्ट ऑप्शन बच गया 252, जो कि इसका योग करेंगे 252 को तो ये 9 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइडेड है, 9 से भी है। अगर बचा लास्ट 7 से होना चाहिए, तो 7 से देख लेते हैं। ऐसे भी लास्ट ऑप्शन है जो बचा हुआ है, ये हो जाएगा 7 21 और 6 7 7 6 42, यानी आपका ये भी 7 से डिवाइडेड है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 1 से 10 से तक की सभी संख्याओं से डिवाइडेड है। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है। आयशा के पास केवल 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपया का धन है, तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? आयशा है जिसके पास 2 सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपये का एंड एक 10 रुपये का। फिर आगे क्या कहा कि टोटल उसके सिक्के हैं जो 25 हैं, यानी कि ये दोनों मिला करके
25 सिक्के हैं, कौन कितना है ये नहीं पता। और टोटल कितना है रुपया, इसके पास 160 रुपये है, राइट, 160 रुपये है। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है 5 और 10 रुपये का कितने सिक्के रखेंगे ताकि 160 रुपया हो जाए और 25 सिक्के हो, राइट। तो अब देखते हैं ऑप्शन, ठीक है। अगर ये 5 रुपया का 18 सिक्का रखता है तो 18 × 5 = 90, और 10 रुपया का 7 सिक्का रखता है तो 70 रुपये। अब जोड़ देते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 160 रुपये, यानी फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू निकालना है, इसे मान ज्ञात कीजिए इसका, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास, जो पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीपल, इस तरह से, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से करते हैं, ठीक है। वही कीजिए, पहले डिवाइड करेंगे 7 को 24 को 7 से, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, इधर ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 7 × 3 = 51, यानी कि 52.5। ये 7 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। और ये दोनों को मल्टीपल किए तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 15 और 12 × 3 = 36, यानी कि 37.5, ठीक है। अब ये 52 हो जाएगा 2.5, और माइनस माइनस सभी को पता है प्लस हो जाता है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 43, और 37 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा ना, 40.5। अब दोनों को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, 5 पॉइंट में है, फिर 2 में डिवाइड माइनस करेंगे 0 को, 2 हो जाएगा, और ये 1, यानी कि 12 आपका आंसर आ गया। ओके, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, तो बोर्ड मास लगाते हैं, यानी कि पहले छोटी ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीपल फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से सोल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन को, वही रूल अपनाइएगा, ठीक। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है एक बाग के वृक्षों में नीम की वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, ठीक है। नीम का जो पेड़ है 1/6 भाग है, ठीक है। आगे कह रहा है आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। यहाँ पर कह रहा है कि नीम के जो पेड़ हैं वो 5 हैं वृक्ष, ठीक है। और ऊपर में कहा जो टोटल बाग में है उसका 1/6 भाग नीम का है, यानी कि 1/6 का वैल्यू कितना है, 5। तो टोटल कितना है, यानी कि टोटल संख्या का x का 1/6 भाग है, तो x का यानी टोटल कितने वृक्ष हैं, 6 × 5 = 30, इधर हो जाएगा, यानी कि टोटल 30 बाग है, ठीक है। हमें निकालना है यूकेलिप्टस का, राइट। तो 30 बाग इसका है। फिर आगे क्या कहा था, आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी कि 60 30 का आधा कितना हो जाएगा, जैसे कि अशोक का आधा है तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। तो हमें पूछा किसका, यूकेलिप्टस का ना, तो ये दोनों को जोड़ के 30 में घटा देंगे तो पता चल जाएगा 15 इसका है और 5 इसका है, तो 20 हो गया, और 30 टोटल है, 30 में घटाएंगे तो कितना बचाएगा, 10, यानी कि 10 जो है यूकेलिप्टस का वृक्ष है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 बजे
पहुंचती है, इस यात्रा का कुल समय क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से चलकर 29 तारीख से यानी कि 29 को चला और फिर पहुंचा कितना, 30 नहीं 31 को पहुंचा, ठीक है, वो भी 8:45 में। शुरू कितना बजे किया था, 16:30 में। तो हमें पूछ रहा है कि टोटल उसे कितना समय लगा यात्रा करने में, ठीक है। तो यहाँ पर उसे 3 दिन लगा है समय, ठीक है। तो 16:30 स्टार्ट किया 29 को, तो अगले 30 तारीख को 16:30 में उसे कितना समय लग जाएगा, 24 घंटा, ठीक है। और इसके बाद 16:30 से यहाँ 24 बजे तक, जैसे ट्रेन में 24 बजता है ना, तो 24 बजे तक कितने समय हो जाएंगे, 24 बजे के बाद ही ना 8:45 होगा। तो यहाँ पर 24 घंटा ये हो गया, और इधर 24 में 16:30 में घटाएंगे, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 60, सॉरी ये 23 इसे कर देते हैं, आसान होगा, ठीक है। 23:60, 24 से बजेगा 8 कितना है, 16:30, कितना मिनट लगा, 30 मिनट इधर और इधर हो जाएगा 7, यानी कि 7 घंटा 30 मिनट फिर लगा उसे 16:30 से 24 बजे तक, ठीक है। अब 24 बजे से यानी कि 1 से फिर स्टार्ट होगा, ये 8:45, यानी कि 8:45 फिर इधर लगा। अब टोटल जोड़ दीजिए, ये 5 हो जाएगा, 4 3 7, 7 लिख नहीं सकते क्यों, सॉरी 7 यहाँ पर लिख देते हैं, आगे बता देंगे। फिर आगे दिया हुआ है 8 7 15, सॉरी टोटल जोड़ना है ना, 8 7 15 4 19, और ये 39:75। तो 75 मिनट तो होती नहीं है, 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं, एक इधर चला जाएगा, यानी कि 39 घंटा से हो जाएगा 40 घंटा, और इधर बच जाएगा 15 मिनट। अब इतना आप इसे टाइम लगा, यानी कि 40 घंटे 15 मिनट इसे टाइम लगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 16:30 से 16:30 तक अगले दिन 24 घंटा होता है, और 24 घंटा फिर 8 बजे की बात है, तो जब तक लास्ट नहीं होगा 16 बजे से 24 बजे तक, तब तक 8 कहाँ से बजेगा, तो 24 बजे तक कितना समय होगा वो देखे, तो ये 7 घंटा 30 मिनट, और फिर 8 बजे तक 8 घंटा 45 मिनट लगा, सबको जोड़ दिए कितना घंटा टाइम लगा। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। क्लास 2 में जो टीचर हैं वो 44 लिखने के लिए कहें, तो कुछ छात्र ने 404 लिख दिया, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करेंगे छात्रों को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, ऐसा तो लिखने से बच्चे समझेंगे नहीं, फर्स्ट आपका गलत है। सेकंड है कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, यानी कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल एक्सचेंज यूजिंग कंसर्ट मटेरियल, ठीक है। ये आपका सही हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि आगे देखते हैं। आगे कह रहा है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उसको देखकर लिखने से उसे समझ में तो नहीं आएगा ना,
यानी आपका ये भी गलत है। अगला है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। सही उत्तर प्राप्त करने से बच्चे समझेंगे नहीं, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन 100% सही है, आपका ये यही आंसर होगा। ठीक है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंसर्ट मटेरियल। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, यानी कि टू प्रमोट स्पेशियल थिंकिंग, सही हो सकता है। अगला है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, ठीक है, टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। अगला है विषय को सरल एंड रुचिकर बनाना, यानी कि टू मेक अ सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग। अगला है संख्याओं को निरस्तता को समाप्त करना, यानी कि टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा कि कौन सा है जो मैथ में पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है। तो फर्स्ट आपका सी ऑप्शन देख रहे हैं कि जो है इजी एंड इंटरेस्टिंग, तो कर नहीं सकते मैथ को, इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल नहीं, ये आपका यहीं पर छट गया। अगला है कि संख्याओं को यानी कि संख्याओं को निरस्तता को समाप्त करना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका बच गया दोनों ऑप्शन में एक। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्पेशल थिंकिंग होनी चाहिए, और सेकेंड है जो प्रोपोर्शनली रीजनिंग होनी चाहिए, यानी कि दोनों सही है। आपका ए एंड बी, आपका ए ऑप्शन है। ठीक है। आपका बी तो बिल्कुल सही था, बी अब, और सी तो बिल्कुल नहीं होता, राइट। तो ए एंड बी ही बचा था। ओके, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। यहाँ पर कह रहा है 2005 के अनुसार कौन सा है जो प्राथमिक विद्यालय के मैथ के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चौपड़, यानी कि टाइलिंग। अगला है सममिति, तीसरा है प्रतिरूप, एंड फोर्थ है अनुपात, यानी कि रेशियो। तो रेशियो आपका प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 2 3 में या 5 में तक आपका रेशियो का क्वेश्चन नहीं आता है, वो होता है 6 सेमेस्टर से, यानी कि 6 क्लास से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन है जो आपका आंसर होगा, और ये जो है 5 क्लास तक ये नहीं होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है बिना सूत्र का उपयोग किए अध्यापक किस तरह से दर्शाएगा कि दो आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट है कि पैमाना, स्केल। दूसरा है ग्राफ पेपर। तीसरा है धागा, थ्रेड, एंड अगला है फोर्थ टाइल्स। ठीक है। तो स्केल से आप क्षेत्रफल नहीं बना सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। ग्राफ पेपर से बन सकता है आयत, राइट। तीसरा है धागा से तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अगला है टाइल जिस तरह से आयत बना सकते हैं, टाइल्स इस तरह से बैठा करके कि ये दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है, यानी कि ये आपका डी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, बी एंड डी आपका राइट है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी डी आपका सेकेंड ऑप्शन है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से गणित में उपलब्धि
कम होने का कारण क्या हो सकता है? कह रहा है क्वेश्चन में कि गणित में उपलब्धि कम होने का रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है लिंग। क्या लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, गर्ल एंड बॉय में के होने से मैथ में उपलब्धियां कम हो सकती है? ऐसा तो नहीं, दोनों के लिए इक्वल है मैथ। आपका फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सेकंड है सोशल कल्चर बैकग्राउंड। ठीक है, तो सोशल कल्चर बैकग्राउंड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गणित का स्वरूप, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के नेचर से क्या स्टूडेंट इसमें भेदभाव करेंगे कि मैथ है तो नहीं सीखना है या सीखना है? ऐसा नहीं है, आपका थर्ड तो गलत हो गया। फोर्थ है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो ऐसा भी नहीं है कि मैथ में स्वभाव होता है कि मुझे मैथ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। आपका ये भी गलत है। आपका सेकंड ऑप्शन इसका मेन सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, सोशल कल्चर बैकग्राउंड। नेक्स्ट, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट या बच्चे कहाँ से आया है, किस कल्चर से, उस हिसाब से उसको समझना ना समझना उसके हिसाब से होता है, राइट। इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए 40 का 45 का 2। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यह समझाने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगा? कह रहा है कि 1/4 यानी कि 1/4 1/3 को समझाने के लिए टीचर को कौन सा सबसे अच्छा उपयुक्त जो दिया हुआ है, कौन सा अच्छा है जो समझा सकते हैं टीचर। ठीक है, फर्स्ट है कि लघुत्तम समावर्तक विधि का प्रयोग करके इसे बताया जा सके कि छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, 1/3 और 1/4 को तो हो सकता है, इसे कंफर्म नहीं कहेंगे। अगला देखिए, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके। हाँ, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि कागज़ की पट्टी से क्लियर समझ जाएगा कि जैसे कागज़ है इसका 4th भाग कर देगा तो समझेगा कि 4 हो गया। ठीक है, उसी भाग को 3 भागों में बांट दिया तो बड़ा छोटा साइज पता चल जाएगा, बच्चे को समझ में आ जाएगी कि कौन सा बड़ा साइज है कौन छोटा साइज है। क्योंकि एक कागज़ को 4 टुकड़ों में काट किया और एक कागज़ के टुकड़े को 3 में काट किया तो बड़ा छोटा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यानी कि आपका सेकंड 100% सही होनी चाहिए। आगे भी देख लीजिए, अगला है डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग करके। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। संख्या चार्ट का प्रयोग करके सही सभी हैं, सभी प्रयोग सही हैं उपलब्धि, लेकिन जो 100% बच्चे उससे समझ जाएं देखते के साथ, तो हमें पूछा गया है सबसे अधिक उपयुक्त योजना जो है कि कौन सी होनी चाहिए जिससे बच्चे समझ जाएं। तो यही है कि बच्चा तुरंत पकड़ लेगा कि किसी कागज़ के टुकड़े को पट्टियों में बांटने से तुरंत समझ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान व्हाइल चिल्ड्रेन टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन। कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे को गणित पढ़ाने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है जो योजना। ठीक है, पाठ योजना। फर्स्ट है कि पाठ पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण कर। ये तो नहीं होगा कि पाठ पुस्तक को अनुसरण करोगे तो ये योजना है कि मतलब मैथ समझेंगे।
ऐसा नहीं है। सेकेंड कह रहा है कि गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। संरचनात्मक हो या कुछ भी, किसी भी ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो ये भी अति महत्वपूर्ण तो पहलू नहीं है। अगला है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं को संरचना करें। ये सही है, महत्वपूर्ण है। ऐसा योजना बनाना चाहिए पाठ्यक्रम में कि बच्चे को अवसर देना चाहिए कि संकल्पनाओं को संरचना करें खुद। ठीक है, आपका ये महत्वपूर्ण लग रहा है। अगला है क्रियाकलापों को लिखना और उसे संदर्भ में प्रश्न देना। महत्वपूर्ण लग रहा है, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण माना नहीं जा सकता है। कह रहा है कि कौन सा संरचनात्मक जो है गणितीय कक्षा का लक्षण माना नहीं जा सकता। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों का भूमिका उचित ध्यान दिया जाता है। सही है, गणित के कक्षा में संरचनात्मक गणित अधिगम को भाषा और संवादों को भूमिका उचित ध्यान देना चाहिए। सही बात कह रहा है, हमें तो गलत चुनना है ना। अगला है कह रहा है कि अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। सही है, अलग अलग प्रकार से समझेंगे तो अच्छी बात है। फिर है अगला है आपका प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। ये तो गलत बात कह रहा है। अगला है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जा सकता है। आपका ये भी सही बात है। आपका गलत कौन सा है, ये थर्ड नंबर है। आपको थर्ड पूछ रहा था कि कथन कौन सा लक्षण जो है माना नहीं जा सकता, तो आपका थर्ड है जो कि नहीं माना जा सकता। देखिए इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमति गणित संरचनात्मक से रचनावादी दृष्टिकोण से किया जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में तो नहीं होगा। दूसरा है गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जैसे गणितियों की सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, आविष्कार ये तो गलत है। दूसरा गणितीय पूर्णतः विषय परक है, ये भी गलत है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे कि विषय परक जो है वो गलत आंसर था। ठीक है, अगला है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल सही बात है, मानस दर्शन ही मैथ का जो है महत्वपूर्ण पहलू है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। ओके, फर्स्ट कह रहा है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ठीक है, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, ये तो गलत बात है। अगला है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, ये भी गलत है। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्रियाकलापों बच्चों को त्रिविम समझ, इसके लिए बोतल के जो ऊपरी दृश्य को चित्रण करता है वही सही होगा, ना कि ये ऑप्शन भी देखिए कि गलत है। मानचित्र के शहरों को इससे क्या रिलेटेड है, इसमें चंद्रमा के उदय होने इससे कोई रिलेशन नहीं है। संख्याओं को संख्या के रूप में निरूपित करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि विकास त्रिविम समझ को समझाने के लिए। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। सही नहीं है जो पूछ रहा है। फर्स्ट है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये आपका गलत लग रहा है। आगे देख लेते हैं।
अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों को अधिगम परिणामों का पर प्रभावशाली असर होता है। सही बात है। अगला है विद्यार्थियों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के गणित निष्पादन पर असर होता है। सही बात है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से गणित के निष्पादन का असर होता है। सही बात है। अगला है विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों को भाषा असर बच्चे गणित के प्रदर्शन पास जा सकते हैं। ये भी सही है आपका, यानी कि ये तीनों आपका बिल्कुल सही बात कह रहा है मैथ के बारे में। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत बात कह रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि गणित उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वभावी होती है। ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। कह रहा है निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल है। मनीष के पास कितने पेंसिल है? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है तुलनात्मक जमा। ठीक है। तुलनात्मक घाटा, ये तो घाटा इसमें कहाँ से आ जाएगा, ये गलत है। वैकल्पिक जमा, जमा भी नहीं हो सकता। अगला है वैकल्पिक घाटा, ये भी इसमें इस घाटा और जमा का क्या रिलेशन। आपका तुलनात्मक यानी कि तुलना कर रहा है कि मेरे पास से उसके पास ज़्यादा है, तुलना हो रही है, यानी आपका ये सही होगा। ओके। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। कह रहा है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है। अगला है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। कह रहा है कि एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। सही बात है। अगला कह रहा है कि यह योगात्मक प्रकृति का है, ये भी सही है। अगला है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ठीक है। 2 की प्रणाली ऐसा तो नहीं है आपका, ये गलत लग रहा है। अगला है यह गुणात्मक प्रकृति का है। सही बात है, गुणात्मक प्रकृति का होता है अरबी गणना। तो आपका हमें सही नहीं है जो पूछ रहा है, तो सही नहीं कौन था, ये था इस फॉलो द वेस सिस्टम। ओके। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। कह रहा है प्राथमिक स्तर के ज्यामितीय अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। कह रहा है प्राथमिक कक्षा स्तर में जो ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृति का पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है आगे प्राथमिक है तो सीमित, किसी भी चीज़ का सीमित होता नहीं है, जहाँ तक समझ सकते हैं वहाँ तक रहता है, जहाँ तक पढ़ा जाता है। ठीक है। यानी आपका फर्स्ट तो गलत हो सकता है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। हाँ सही हो सकता है। आगे देखते हैं। अगला है कह रहा है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक्कत स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। ये तो 100% सही लग रहा है आपको। ये सेकंड हो सकता था, लेकिन ये 100% सही लग रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो गलत है। हमें 100% सही चूज करना रहता है, ये नहीं कि हो सकता होगा कि नहीं होगा। 100% अगर नहीं है तो उसे आंसर नहीं मानेंगे। ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि 100% सही होनी चाहिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। ओके, अगला गणितीय प्रक्रिया के तर्क संगतता देने की क्षमता। अगला है परिकलन में निपुणता की क्षमता। अगला है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है गणितीय तर्कना का सूचक क्या है, तो गणितीय प्रक्रिया के तर्क संगतता देने की क्षमता को ही गणितीय तर्कना कहते हैं। ठीक है, का यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। ओके, फर्स्ट है टमाटर 1 kg का दिया हुआ है 40 रुपये, आलू का 2 kg का 25, गाजर है 250 ग्राम का 20 रुपीज़, लौकी है 1 kg 10 रुपये, मिर्च है 100 ग्राम 10 रुपीज़। आगे दिया हुआ है लौकी है, मिर्च है, नींबू है। ठीक है, हमें क्वेश्चन देखना है कि कौन सा क्या पूछ रहा है। तो फर्स्ट है 1/2 यानी कि आधा kg टमाटर, 1 kg आलू और संजय ने आधा kg टमाटर, 1 kg आलू, आधा kg गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल कलर को काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो हमें रेट देखना है। ठीक है, राइट, तो रेट देखना है, तो यहाँ पर क्या क्या लिया हुआ है सामान में। टमाटर इसने लिया आधा kg, टमाटर का रेट कितना है, 1 kg का 40 रुपये, तो आधा kg का कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। ठीक है, आधा kg ले रहा है। फिर आगे लिया आलू 1 kg आलू है, तो 2 kg का 25 रुपया है, तो 1 kg का कितना हो जाएगा 12 रुपया, 12.5 रुपये। राइट, आगे है आधा kg गाजर, 250 ग्राम का 20 रुपये है, तो 500 ग्राम का कितना यानी आधा किलो का कितना हो जाएगा। सॉरी, पाँच 100 ग्राम का हो जाएगा 40 रुपीज़। आगे क्या दिया हुआ है, 250 ग्राम मिर्च है, 100 ग्राम मिर्च का दिया हुआ है 10 रुपये, तो 250 ग्राम का कितना हो जाएगा 25 रुपीज़। फिर आगे क्या लिया, 6 नींबू लिया है, 4 नींबू का रेट है 10 रुपये। राइट, तो 6 नींबू का कितने रुपये होगा, जैसे कि 1 नींबू का हो जाएगा 10/4, तो 6 नींबू का हो जाएगा, ये 2 से ये 5 कट गया और ये 3, 15 रुपीज़, 5 या 15। अब सभी को जोड़ दीजिए, क्योंकि बिल 200 को काउंटर में नोट दिया है, तो कितना दिया वो चेक करना है। ये 0.5 रुपीज़ हो गया, सॉरी 50 पैसा। आगे जोड़ देते हैं, 5 5 10 तो 12, 1 3 2 1 3 6 3 9 9 1 10 1 11, 112 रुपये 50 पैसे। और हमने दिया है 200 का नोट, इसने दिया 200 का नोट दिया, तो इसे लौटाएगा कितना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 200 में 112 को घटाएंगे,
112 रुपया 50 पैसा। ये 0 0 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा क्योंकि इसे घटाएंगे तो, और ये 9 में 2 घटेगा 7, और ये 9 में 1 घटेगा 8, और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 87 रुपीज़ 50 पैसे का रिटर्न करना होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है। अगला कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है, यानी कि जो इकाई स्थान और दहाई स्थान दोनों स्थान पर अभाज्य संख्या है। देखते हैं ऑप्शन आपका, ये तो सही है, ये अभाज्य नहीं है, सॉरी ये है, ये भी है, सारे हैं, इसे तो नहीं पता चलेगा। अगला कह रहा है कि अंकों का योग 3 और गुणज 4 होनी चाहिए, ठीक है। 7 5 12, यानी कि 2 + 1 3 सही आ रहा है, और गुणज है जो 4 का गुणज है 12, सही बात है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं, लास्ट का ही चेक करना है ना। अंकों का योग 3 होना चाहिए, 3 2 ये तो 5 हो रहा है, 5 3 ये 8 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। ओके, आरोही क्रम में सजाने बोल रहा है, तो फर्स्ट नंबर पर देखते हैं कौन आएगा। फर्स्ट नंबर पे आपका ये आएगा, राइट, क्योंकि 7.7 है और 07 है। सेकेंड पे ये आएगा, सॉरी अवरोही नहीं आरोही क्रम में सजाना है, तो छोटी से बड़ी करेंगे ना, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि 0.1, हमें तीसरा स्थान चूज करना है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा, क्योंकि 7.007 है। बाकी हमें देख रहे हैं कि 7.07 है, इसमें तुरंत 7 है, इसमें तुरंत 7 है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे कौन आएगा, ये है 7.07, ये 70 ये तो ज़्यादा हो जाएगा। अगला है 7.707, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पहले आएगा, ये आएगा, क्योंकि 7.07 है, राइट, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। यही पूछ रहा है हमें, थर्ड नंबर कौन सा है, ये थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पे 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक का 1/4, हजार के स्थान पे 0, आगे क्या है, 7वें स्थान, सॉरी 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 और 10,000वें स्थान पे इकाई के स्थान का 3 गुना संख्या क्या है। ऑप्शन चेक करते हैं, 5 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है, चारों में 5 अंकों की संख्या है, सही है। तो ऊपर फर्स्ट में क्या कहा कि दहाई के स्थान पे 8 होनी चाहिए, ठीक है। आपका दहाई के स्थान पे इसमें है और एक इसमें है, ये दोनों तो छट गया आपका। आगे क्या कहा था कि हजार के स्थान पे अंक पे 0 है, फर्स्ट ऑप्शन में हजार के स्थान पे 0 है, 4 है, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी छट गया, का बच गया जो, ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हजार के स्थान पे 0 है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज इतना ही, थैंक यू।